हेलो व्यूवर्स, वंदे मातरम। आज मैं आपके सामने एक बार फिर एक नई वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में फाउंडेशन कोर्स का जो हिंदी वाला पोर्शन है, जो हिंदी भाषा और संस्कृति नाम से जो आपका पेपर है, जिसमें कि 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आने वाले हैं, उनका एक सैंपल पेपर बनाकर लेके आया हूं। इसमें आपकी जो फाउंडेशन कोर्स के हिंदी भाषा के सिलेबस में 3 इकाइयां हैं, यानी 3 यूनिट हैं। तीनों यूनिट को कवर करती हुई उनके आधार पर महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला है। ये एक प्रकार से एक सैंपल क्वेश्चन पेपर है। जैसा कि आपको पता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत इस बार हिंदी भाषा के लिए 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि 50 वस्तुनिष्ठ प्रकार के क्वेश्चन आंसर आना है। आप लोगों का हिंदी और अंग्रेजी का पेपर एक साथ होने वाला है, जो कि 1 घंटा आपको हिंदी का पेपर हल करने के लिए मिलेंगे और अगला घंटा जो 1 घंटा रहेगा वो इंग्लिश के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए होगा। यह पेपर बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीएससी होम साइंस आदि सभी के लिए, जो बीए फर्स्ट ईयर के हैं उनके लिए है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप सब्सक्राइब करने से आपको इसी प्रकार के और भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिलेंगे। साथ ही इस वीडियो को अपने अन्य दोस्तों तक भी शेयर कीजिए। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करेंगे। वीडियो लंबा हो सकता है, स्किप नहीं कीजिए। बीच बीच में उस प्रश्नों से संबंधित जानकारी भी आपको दी जाएगी। तो आपका पहला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म किस सन में हुआ था? ये आपके ऑप्शंस हैं 1885, 1886, 87, 1888। तो मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 1886 में हुआ था। अगला प्रश्न है, गुप्त जी को राष्ट्रकवि की उपाधि किसने दी थी? राष्ट्रकवि की उपाधि किसने दी थी? ये आपके विकल्प है, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू या बाल गंगाधर तिलक। तो महात्मा गांधी जी ने राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि दी थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मातृभूमि की करधनी कवि ने किसे कहा है? जो इनकी गुप्त जी की कविता है मातृभूमि, आपके पाठ्यक्रम में उससे संबंधित ये प्रश्न है। ये आपके विकल्प रहे, समुद्र को, आकाश को, पाताल को या नदी को। किसको कहा है? समुद्र को। समुद्र के लिए उन्होंने कविता में किस शब्द का प्रयोग किया है? रत्नाकर का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है, मातृभूमि का मुकुट क्या है? तो शेषफन है, नदियां हैं, खगवृंद हैं, सूर्य और चंद्र हैं। मातृभूमि का मुकुट कौन है? सूर्य और चंद्रमा को मातृभूमि का मुकुट कहा गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, शतरंज के खिलाड़ी कहानी का समय क्या है? ये आपके विकल्प रहे, अक्टूबर 1920, अक्टूबर 1924, जुलाई 1920 या जून 1931। आपने अध्ययन कर रखा है, अक्टूबर 1924 शतरंज के खिलाड़ी का समय है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। शतरंज के खिलाड़ी कविता में किस शहर की विलासिता को चित्रित किया गया है? ये आपके विकल्प हैं, दिल्ली, लखनऊ, कलकत्ता या पंजाब। सही विकल्प है लखनऊ। लखनऊ और अवध के जो नवाब थे और उनकी जनता थी वो विलासिता में डूबी हुई थी। ये प्रेमचंद जी की कहानी है शतरंज के खिलाड़ी। लेखक ने शतरंज के खिलाड़ी कहानी के माध्यम से क्या दिखाने का प्रयास किया है? ये आपके विकल्प रहे। सही उत्तर क्या है? आप सोचिए। मैंने आप इस पर एक डिटेल वीडियो भी बनाया है, आप चाहे तो इसी प्लेलिस्ट से उस वीडियो को भी अच्छे से देखिए अगर कहानी के बारे में आपको पूरा सुनना है तो। इसका सही उत्तर है भारतीय शासकों का पतन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। वाजिद अली शाह के बंदी बनाए जाने का मिर्जा और मीर को कोई मलाल नहीं था, क्योंकि मिर्जा और मीर कौन थे? ये दोनों शतरंज के खिलाड़ी थे और इनको एक प्रकार की लत थी शतरंज खेलने की। तो इसका सही उत्तर क्या था? क्योंकि ये जागीरदार थे मिर्जा और मीर, इनके लिए अपने बादशाह से ज्यादा इंपॉर्टेंट, ज्यादा महत्वपूर्ण शतरंज का बादशाह था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जीप पर सवार इल्लियां व्यंग पाठ के लेखक कौन है? ये आपके पाठ्यक्रम में है, शरद जोशी, प्रेमचंद, हरिशंकर परसाई या नरोत्तम दास। तो सही उत्तर है शरद जोशी। शरद जोशी जी की ये कहानियां जीप पर सवार इल्लियां, जो कि यथासंभव
उनका जो संग्रह उसमें है। एक व्यंग्य रचना है। अगला प्रश्न है, इल्ली को किसकी पुत्री बताया गया है? किसकी पुत्री बताया है? पृथ्वी की, अन्न की, चने के पौधे की या आसमान की? तो सही उत्तर क्या है? इल्ली किसकी पुत्री है? इल्ली को पृथ्वी की पुत्री कहा गया है। देखिए, पृथ्वी का जो एक पर्यायवाची है, पृथ्वी को इला भी कहते हैं, इसलिए इला से इल्ली बना हुआ है लेखक के अनुसार। और इस पाठ में चने के पौधे में इल्लियां लगी थी, यहीं से ये जो पाठ है, ये जो व्यंग्य रचना है वो शुरू होता है। अगले प्रश्नों पर चलते हैं। लेखक के अनुसार जीप पर कितनी इल्लियां सवार थी? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आएगा। आप इसी प्रकार देखिए रिवीजन करते रहिए, और रिवीजन करने के लिए बहुत अच्छा वीडियो है। 1, 3, 5, 8। तो कितनी इल्लियां सवार थी? 3 इल्लियां सवार थी जीप पर। मैथिली शरण गुप्त की कौन सी कविता अफसर को याद आई थी? देखिए, ये प्रश्न जो है मैथिली शरण गुप्त से नहीं है, ये प्रश्न कहाँ से है? नगर जीवन पर लिखी गई कविता, ग्राम जीवन पर लिखी गई, ऋतु परिवर्तन पर रची गई या खेती के महत्व पर रची गई? इसका सही उत्तर क्या है? ग्राम जीवन पर लिखी गई कविता। अगला प्रश्न है, रामायण की रचना मूल रूप से किसने की थी? ये भी आपकी इकाई का प्रश्न है, जिसमें एक बार इस बेचारे की जोड़ी गई है जो कि राम पर आधारित है, उससे ये प्रश्न है। रामायण की मूल रचना किसने की थी? आप सभी जानते हैं, वाल्मीकि जी ने। वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की थी। निम्न में से कौन सा या कौन से रामचरितमानस के कांड हैं? तो ये आपके विकल्प हैं, बालकांड है, अरण्यकांड, किष्किंध्याकांड या सभी। तो सही उत्तर क्या है? ये सभी रामचरितमानस के कांड है। और रामचरितमानस की रचना किसने की है, ये आप जानते हैं। अगले प्रश्नों पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस रीति कवि ने राम कथा का वर्णन किया है? बिहारी, सेनापति, मतीराम या चिंतामणि? तो सेनापति ऐसे कवि हैं जिन्होंने रीतिकाल में भी राम कथा का वर्णन किया है। पौम चरु किसकी रचना है? पयम चरु, ये आपके विकल्प है, स्वयंभू की, पुष्पदंत की, कनकाभर की या पद्मसूरी की? तो किसकी रचना है? सही उत्तर यह है कि पौम चरु जो रचना है स्वयंभू की है, और इसमें उन्होंने राम कथा का वर्णन किया है। अपभ्रंश की रचना है, और स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। आप लोग याद रखिएगा। इसकी पहले वाली स्लाइड में जो मैंने आप लोगों के लिए आंसर छोड़ दिया था, रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने की है और रामायण की रचना वाल्मीकि ने की है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। उत्साह निबंध के लेखक कौन है? ये आपके विकल्प हैं। उत्साह निबंध किसने लिखा है? रामचंद्र शुक्ल, महादेवी वर्मा, हरिश्चंद्र ने भारतेंदु हरिश्चंद्र जी या हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो सही उत्तर क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्साह निबंध लिखे हैं। वास्तव में इन्होंने मनोविकार से संबंधित निबंध लिखे हैं। क्रोध पर भी लिखा है इन्होंने निबंध। उत्साह के कितने भेद होते हैं? 1, 2, 3 या 4? तो आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने निबंध उत्साह में उत्साह के 3 भेद बताए हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत एक है निबंध के लेखक हैं। कौन है भारत एक है निबंध के लेखक? जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर जी, महादेवी वर्मा या सुमित्रानंदन पंत? तो भारत एक है निबंध के लेखक हैं दिनकर जी। हमारी सांस्कृतिक एकता और संस्कृति की 4 अध्याय बहुत प्रसिद्ध रचना है दिनकर जी की। अगला प्रश्न है, हमारे देश की संस्कृति की विशेषताएं इनमें से कौन कौन सी? अनेकता में एकता, धर्मनिरपेक्षता, समन्वयता या सभी? तो ये सभी हमारे भारतीय संस्कृति की विशेषताएं हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रत्येक नागरिक के रहन सहन पर प्रभाव पड़ता है। किसका प्रभाव पड़ता है? जलवायु का, तीज त्योहारों का, विचारों का या कानून का? तो प्रत्येक नागरिक पर किसका प्रभाव पड़ता है? जलवायु का। इसलिए ऑप्शन आएगा क्योंकि दिनकर जी ने भूगोल को लेकर अपने निबंध में बहुत तर्क दिए हैं कि भूगोल के कारण या भौगोलिक बनावट के कारण ज्यादातर संस्कृतियों में अलग अलग विशेषताएं आ जाती हैं। यानी भिन्नता का जो महत्वपूर्ण कारण
भौगोलिक है या जलवायु परिवर्तन है। दिनकर जी का जन्म कहाँ हुआ? आपके विकल्प हैं दिल्ली, मध्य प्रदेश, बिहार या कोलकाता। तो दिनकर जी का जन्म बिहार में हुआ था और बाद में भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे कुछ समय तक। अगले प्रश्नों पर चलते हैं। आदि शंकराचार्य के धार्मिक देवता कौन थे? ये आपके विकल्प हैं भगवान गणेश, भगवान विष्णु, भगवान या भगवान शिव। तो भगवान शिव आदि शंकराचार्य के धार्मिक देवता हैं। आदि शंकराचार्य के गुरु कौन थे? मंडन मिश्र, गोविंद भगवतपाद, ओमकारनाथ या भगवान शिव। तो इसका उत्तर दूसरा सही है, इसका विकल्प दूसरा सही है। गोविंद भगवतपाद आदि शंकराचार्य के गुरु थे। याद रखिए मंडन मिश्र जो है इनके शास्त्रार्थ में इनके साथ शास्त्रार्थ हुआ था, जिसमें कि वो बाद में पराजित हुए थे और फिर अच्छे इनके शिष्य बन गए थे, मित्र बन गए थे। आदि शंकराचार्य ने किस उम्र में संन्यास लिया था? ये आपके विकल्प हैं 8 वर्ष की उम्र में, 12 वर्ष की, 16 वर्ष की उम्र है, 68 वर्ष की उम्र में। सही उत्तर है केवल 8 वर्ष की अवस्था में शंकराचार्य जी ने संन्यास ले लिया था। इस बार ये जो चैप्टर है आपका आदि शंकराचार्य जीवन और दर्शन, ये आपकी भाषा और संस्कृति हिंदी वाले पेपर में जुड़ गया है, उसी से संबंधित ये प्रश्न है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत के किस स्थान पर आदि शंकराचार्य जी का स्वर्गवास हुआ था? किस स्थान पर हुआ था? आपके विकल्प हैं बद्रीनाथ, केदारनाथ, द्वारिकापुरी, जगन्नाथ। तो केदारनाथ में इनका स्वर्गवास हुआ था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सूक्ति का सही संधि विच्छेद होगा, क्या होगा? सुख धनुक्ति, सुउक्ति, सुअक्ति या सुउक्ति। सही उत्तर क्या होगा? सु और उक्ति शब्द मिलकर क्या बना है? सूक्ति। एक प्रकार से उ, छोटा उ और छोटा उ, ये मिलकर क्या बना है? ये बना है दीर्घ स्वर संधि का ये उदाहरण है। याद रखिएगा। यहाँ पर आप देखेंगे, थोड़ा सा अगर हाईलाइट करें इस पॉइंटर पे, लेजर पॉइंट से देखिए, ये छोटा उ और छोटा उ, छोटा उ मिलकर क्या होता है? बड़ा उ होता है। बड़ा उ की मात्रा लगी है ना, तो ये दीर्घ स्वर संधि होती है। और ज्यादा डिटेल के लिए मेरा वीडियो आप देख लीजिएगा, ठीक है। अगले उस पर चलते हैं हम, अगले प्रश्न पर। चंद्रोदय शब्द में कौन सी संधि है? यण संधि, यण स्वर संधि, गुण स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि या अयाधि स्वर संधि? बताइए, आपने अध्ययन किया होगा संधियों के बारे में। ओ की मात्रा है, देखिए ए की मात्रा और ओ की मात्रा हो तो समझ जाइए वो गुण स्वर संधि है। जहां पर संधि हो रही, संधि कहां हो रही है? यहां पर हो रही है। चंद्र धन उदय, आ और उ मिलके ओ हो जाता है, और जहां ए और ओ हो जाता है वो गुण स्वर संधि होती है। याद रखिए, जहां पर संधि हो वहां ए की मात्रा हो या ओ की मात्रा हो, वहां पर गुण स्वर संधि होती है। आप लोग याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। नयन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ये आपके विकल्प है नेधन अन, न अन, नेयन या नयन। सही संधि क्या है? सही उत्तर है ने धन अन। ए और आ के बाद क्या हो गया? भिन्न स्वर आ गया तो क्या हो गया? या बन गया, इसका यहाँ पर या बन जाता है। तो यहाँ पर क्या है? नयन। ये कौन सी संधि है? और ये अयाधि स्वर संधि का जो भेद है, 5वां भेद, वो है। बद्भागमन शब्द में कौन सी संधि है? पहचानिए। यण स्वर संधि, गुण स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, अयाधि स्वर संधि। तो देखिए बद्भागमन, तो बधु धन आगमन, उ और आ करके वा हो जाता है, और ये चीज हो जाती है तो कौन सा स्वर संधि का कौन सा भेद होता है? यण होता है। याद रखिए, या फिर वा। तो यहाँ पर यहाँ संधि हुई है बधु और आगमन। एक और यण स्वर संधि की पहचान आप लोग याद रखिएगा, ध्यान दीजिए बच्चों, बिल्कुल ध्यान से सुनिए जो मैं बात बता रहा हूँ संधि पहचानने के लिए। जहां पर संधि हो रही होती है वहां पर या यानी या यज्ञ का या वा वजन का हो और उसके आगे का अक्षर आधा हो, वहां पर होती है आपकी यण स्वर संधि। याद रखिएगा, वा या आ के आगे आधा अक्षर हो तो वहां पर यण स्वर संधि होती है। जैसे अति धन अधिक, तो अत्यधिक, तो जब अत्यधिक लिखोगे तो आ के बाद आधा ता आएगा, है ना, और यह आएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जगदानंद शब्द में कौन सी संधि है? यण स्वर संधि, व्यंजन संधि, दीर्घ स्वर संधि या विसर्ग संधि?
देखो देखिए, वैसे तो जगदानंद में आ की मात्रा दिख रही तो आप दीर्घ स्वर संधि सोच रहे होंगे, लेकिन क्या है, व्यंजन संधि है, क्योंकि जगत धन आनंद है तो जगदानंद हो गया, ताकत दा हो जाता है, जैसे कि दिक धन गज दिग्गज हो जाता है, इस प्रकार तो ये व्यंजन संधि हुई। अगला प्रश्न है, पयोद शब्द का पर्यायवाची इनमें से नहीं है। कौन सा नहीं है पयोद शब्द का पर्यायवाची? जलद, वारिज, नीरद, अम्बुद। सोचिए आप, पर्यायवाची और विलोम शब्द भी आपके पाठ्यक्रम में है, तो यहां पर क्या है, सही उत्तर क्या है, वारिज, क्योंकि पूछा गया है कि पयोद शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो जलद तो है, पयोद का अर्थ होता है बादल, है ना, जलद यानी बादल, वारिज यानी क्या हुआ, नीरद का अर्थ भी बादल हुआ, अम्बुद का भी बादल हुआ, लेकिन वारिज लिखा है। वारी यानी होता है जल, और जा यानी जा देखिए, वारी यानी होता है जल या पानी, जा यानी जन्म लेने वाला। पानी या वारी या जल में जन्म लेने वाले को बोलते हैं कमल, वारिज। तो ये वारिज किसका है, कमल का पर्यायवाची है, पयोद यानी बादल का नहीं है। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर्यायवाची की भी मैं आपको बता देता हूँ, एक साथ काफी पर्यायवाची आपको याद हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए, जल जल जल, जल यानी होता है पानी, है ना, और जल में अगर दा लग जाए तो क्या हो जाता है, जल में अगर दा लग जाए तो बन जाता है जल देने वाला। तो जल देने वाला कौन हो जाता है, बादल, बादल हो जाता है जल देने वाला। अगर इस जल के एक धा में धी हो जाए, जलधि, तो यही हो जाता है किसका पर्यायवाची, समुद्र का। तो इसी तरह जलद और जा लग जाएगा तो कमल हो जाएगा, जलज, जैसे वारिज यानी कमल, और वारिद दा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, वारिद यानी बादल। और अगर यदि धी लगा दिया, वारिधि कर दिया, तो समुद्र हो जाएगा, है ना, जलधि लांग गए अचरज नाही, बोलते हैं ना, समुद्र लांग गए। इसी तरह नीरद, नीरज यानी कमल, नीरद यानी बादल, और नीरधि यानी हो जाएगा आपका समुद्र। तो इस प्रकार पर्यायवाची इसके बनते हैं। अम्बुद से अम्बुज यानी जा लगा देंगे अम्बु के बाद, तो अम्बुज, अम्बुज का अर्थ हो जाएगा आपका कमल, और या दा लगा दिया तो क्या हो गया, बादल, है ना, और धी लगा दिया अम्बुधि तो हो गया समुद्र। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं अब हम। अगला प्रश्न है, बुद्ध की शिक्षाओं का सार किसमें निहित है? किसमें निहित है? धम्म में, धम्म में निहित है। सनातन धर्म कहा जाता है हिंदू धर्म को, बौद्ध धर्म को, सिख धर्म को, ईसाई धर्म को, हिंदू धर्म को सनातन धर्म भी कहा जाता है। ये आपके कीवर्ड्स हैं जो अंतिम आपके दिए हुए हैं महत्वपूर्ण, उससे संबंधित प्रश्न है। आइए अगले प्रश्नों पर चलते हैं। सिख धर्म के संस्थापक कौन है? गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक, गुरु अर्जुन देव या तेग बहादुर सिंह? सही उत्तर क्या है, आप लोग जानते हैं, बचपन से पढ़ रहे हैं, गुरु नानक जी सिख धर्म के प्रथम गुरु और संस्थापक माने जाते हैं। अगला प्रश्न, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन है? महावीर स्वामी, गुरु नानक, हजरत मोहम्मद साहब, इनमें से कोई नहीं। तो हजरत मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हैं। महत्वपूर्ण अगले प्रश्न पर चलते हैं। शंकराचार्य जी ने सर्वप्रथम किस पवित्र मठ की स्थापना की थी? ज्योतिरीश्वर पीठ की, शारदा मठ की, वेदांत गोवर्धन मठ? वेदांत मठ की शंकराचार्य जी सबसे पहले स्थापना की थी। इनमें से किस मंदिर की स्थापना आदि शंकराचार्य ने की थी? आपके ऑप्शन से कौन से मंदिर की स्थापना की थी? बद्रीनाथ, कोणार्क, जगन्नाथ, मीनाक्षी? तो बद्रीनाथ के जो है उन्होंने स्थापना की थी शंकराचार्य जी ने। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दिनकर के अनुसार प्राकृतिक दृष्टि से भारत के कितने भाग हैं? सही उत्तर क्या है? 3 भागों में बांटा गया है। दुख के वर्ग में जो स्थान भय का है वही स्थान आनंद के वर्ग में किसका है? सुख, उत्साह, शत्रु या पाप? तो किसका है? उत्साह का है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, ये प्रश्न है। मातृभूमि से कवि का बचपन कैसे जुड़ा है? ये विकल्प है। सही उत्तर है सभी। धूल में लोट पोट कर, घुटनों के बल रेंग कर और धीरे धीरे खड़े होकर, ये सभी मातृभूमि से कवि का बचपन बीता है। गुप्त जी अपनी कविता में किसके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं? नदी के प्रति, मातृभूमि के प्रति, सागर के प्रति, आकाश के प्रति? तो मातृभूमि के प्रति मैथिली शरण गुप्त जी अपनी कविता मातृभूमि में कृतज्ञता प्रकट करते हैं। तो ये यहाँ पर वीडियो समाप्त होती है। आपका रिवीजन हो गया, क्विक रिवीजन है। इसको लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आगे और भी एक सैंपल पेपर लेके आने वाला हूं मैं, और चैनल से जुड़े रहिए।
और आप इसी प्रकार की वीडियो पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।